एग्जाम में उस जैसे वो देने आते हैं ना, एग्जाम में प्रश्न पत्र लेकर के और सब उत्तर पुस्तिका लिखते हैं। अभी प्रश्न पत्र बटा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, आपका सबका स्वागत। और आज इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि एक बदले हुए रूप में है, लगभग 2.5 महीने 3 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में अन्य प्रकार के माध्यम से मिले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑडियो ब्रिज, बीच में कई बार मिले हैं। तो आज ये विचार बना कि ये एक प्रकार हो सकता है। फील्ड में 3 बार मैं गया हूँ इन दिनों में, पिछले महीने में, तो वहाँ कुछ किसानों से या बाकी कुछ अधिकारियों से छोटी छोटी मीटिंग्स की। तो इसी प्रकार के स्वरूप में बड़े हॉल में 25, 30, 50 लोग, मैंने कहा जो 25, 30, 50 लोग वहाँ इस प्रकार से बैठ सकते हैं तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ये शंका थी कि बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत ये हो जाएगा। हमने कहा नहीं, कोई नहीं, हम सब लोग अनुशासन के मानने वाले लोग हैं, तो जो विचार करेंगे वही होगा। और अच्छा लगा मुझे कि एक इस प्रकार के सारे सिस्टम में हम लोग बैठे हैं। आज के इस बातचीत के विषय में मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु बातचीत का रहेगा वो है हमारी कृषि, हमारा किसान। आखिर हम हरियाणा प्रदेश एक प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का जब केंद्र बिंदु यदि माना जाए तो वो कृषि है। ठीक है, उद्योग भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कृषि भी कम नहीं है। हरियाणा में ऐसा माने कि लगभग 17 लाख परिवार ये किसान परिवार हैं, और उन किसान परिवारों को एक प्रकार से उनकी सहायता करना या उनका विकास, उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति, उनकी हर प्रकार की चिंता करना, ये सरकार का एक मुख्य हिस्सा रहता है। लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, बल्कि हो हल्ले की राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से करते रहे। और आज किसान को राजनीतिक तौर पर यूज करने का एक परंपरा ये कुछ पार्टियों की बन गई है। हम कम से कम उससे अलग हट करके देखते हैं, उससे ऊपर उठ करके देखते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे मित्र हैं, किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो इनको किस प्रकार से हम इनका उत्थान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, एक एक चीज को बारीकी से मैं पिछले 5 साल की भी कुछ बातें बताऊंगा, वर्तमान की कुछ बातें बताऊंगा, आगे भविष्य के भी कुछ विषय मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। तो इस विषय को यदि मैं कहूं तो हमने सबसे पहले तो किसानों की, यानी उनकी जो जमीन है, उस जमीन को किसान के साथ जोड़ करके और एक डाटा बैंक ये बनाना शुरू किया है। किसान में 2 प्रकार हैं, कुछ भूमालिक हैं तो कुछ काश्तकार हैं, और कुछ दोनों हैं, भूमालिक भी खुद है, काश्तकार भी खुद है। तो ऐसा भूमि का रिकॉर्ड सबसे पहला एक काम, यानी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को हमने शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक नेट, एक जिसको कहना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है, और उसको हमने आगे शुरू कर दिया है। संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो, ऐसी योजना हमने बनाई, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग 75 गांवों का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। कोरोना के दिनों में थोड़ी कठिनाई आई कि सब जिलों में एक साथ ना करके, फिर हम जो ऐसे गांव थे, ऐसे जिले थे जहां कोरोना का प्रभाव उस समय कम था, वो थे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, तो उन जिलों में ज़्यादा काम भी कर लिया है। अब आगे वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम इसका एक डैशबोर्ड जब बन जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे उसकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन उसको कौन सी जमीन किसकी है, इवन न केवल किसान बल्कि बाकी भी जो जमीन है, प्राइवेट यानी पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 44,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच जो भी जिसका है, तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए।
इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी जमीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे बोता है उसका उपयोग करेंगे, और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था। 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए, और सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ है। किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद वो देने के बाद आसानी रहेगी। हम अपने एस्टिमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग ठीक कर पाएंगे। और यदि कुछ चीज़ कम ज़्यादा करनी है, उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा कर रहा हूँ, मुझे दो 7,000 रुपया। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत ज़रूरी है। हर एक मंडी में अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर उनको टोकन दिया जाता है। पहली बार मंडियों के 1800 सेंटर्स जो गेहूं के थे, निश्चित दिन पर बताया जाता था भाई आप किसानों को आना है, उनको फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं, टोकन देते हैं, आप आइए अपनी मंडी में अनाज छोड़िए और चले जाइए। वरना 3-3 दिन मंडियों की बाहर लाइनें लगी रहती थी। और इस बार किसान को ये लगा कि जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, हम जाते हैं मंडी में अपना गेहूं छोड़ते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। ये ठीक है, आगे की प्रोसेस जितनी पहली बार की है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि उस किसान के खाते में पेमेंट किस दिन पहुंचनी है। वो शेड्यूल हमारा 7 दिन का था, लेकिन उसमें 15 दिन 14 दिन, शुरू में तो 18-20 दिन भी लगे, लेकिन बाद में 13-14 दिन तक आ गया। अब प्राय वो पेमेंट्स सबकी हो गई है। 500-400 यानी 16,000 करोड़ रुपए में से 500-700 करोड़ ऐसा है जो पाइपलाइन में है, किन्हीं कारणों से है, छोटे मोटे कारण उसके रहते हैं, वो जैसे जैसे क्लियर होगा वो सब पहुंच जाएगा। तो इस बार उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी हो गई है। इसमें कुछ सुधार करने के लिए और हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सुधार करेंगे ताकि किसान को घर बैठे सारी सुविधाएं उसके नाते से मिल सके। ये हम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया, तो बैंकों से पैसे कटते थे। बाद में किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम ये है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वही वो कहता नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता है कि मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा। नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है और हम सरकार की ओर से सिर्फ 12,000 रुपया देते हैं, 50-50 है। तो इसलिए वो अब 2% दे करके अपना बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन किसान, बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता है हाँ कराना है। और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा, बीमा उसमें से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बनी ही जाती है, हर किसी का उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए बीमा जो कराया गया, तो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों ने अभी तक जो 12 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा किया हुआ है, जो कराया था पिछले दिनों में, 812 करोड़ रुपया उसका प्रीमियम के रूप में किसानों ने दिया। बाकी सरकारों ने दिया, सरकारों का अलग है, लेकिन किसान को जो मिला है 2632 करोड़ रुपया मिला है, अर्थात 3.5 गुना, 3.5 गुना पैसा ज्यादा मिला किसानों को। अब इसमें चूंकि बीमा कंपनियां होती हैं, उसको कुछ ना कुछ लाभ तो वो भी कमाती हैं, घाटे में कोई कंपनी कभी चलती नहीं है। वो लाभ सरकार के द्वारा जो बीमा दिया जाता है उसमें से वो कमाती हैं, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे सारे उसमें से चला सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति एकड़, नहीं प्रति परिवार, प्रति किसान। पहले इस जमीन का भी रखा गया था कि 2 हेक्टेयर हो, 5 एकड़ हो। बाद में उस कंडीशन को भी हटा दिया कि एक किसान, जो भी लैंड है, उस हर एक किसान को साल का 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। ये भी हमने आगे शुरू किया और वो दूसरा साल है, उसका पैसा दिया भी जा रहा है। एक पिछले साल का पूरा दे दिया, दूसरे साल के पहली किश्त ये प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पैकेज घोषित किया उसके अंदर घोषणा की कि 2,000 रुपया हर किसान को भेज दिया जाएगा। साथ ही हमने हरियाणा में भी
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत इसमें हमने कंडीशन रखी हुई है वही कि 5 एकड़ से कम या 1,80,000 रुपये तक जिसकी आय है या नहीं है, और दोनों चीजें, तो ऐसे किसान को या ऐसे परिवार को, बाकी परिवार भी उसमें सम्मिलित किए हैं जिनकी जमीन नहीं है, उनको 6,000 रुपया साल का हम देंगे। लेकिन हम कुछ प्रीमियम उसमें जो उनकी योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में जो प्रीमियम देने की आदत नहीं है, वो प्रीमियम पहले उनको दिलवाएंगे, बाद में बचेगा तो उसका पैसा उसके बैंक खाते में जमा करा देंगे। तो इस प्रकार की ये सब योजनाएं ये हमने दी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति साल का है, इसमें 1392 करोड़ रुपया ये डाले जा चुके हैं पिछले साल में। एक हमने अभी मेरा पानी मेरी विरासत इसकी घोषणा की है। तो मेरा पानी मेरी विरासत का अर्थ सीधा सीधा आप लोगों को पहले जानकारी दी कि पानी बचाना ये हमारा मुख्य हेतु था, और पानी बचाना है तो अल्टीमेटली पीने के लिए जितना चाहिए जरूरी सबको देना ही देना पड़ेगा हमको। अगर पानी बचता है तो उसका सीधा सीधा लाभ इरिगेशन में ज्यादा होता है, और उसको जैसे हम प्रबंधन ठीक करेंगे उतना ज्यादा भूमि पर सिंचाई कर सकते हैं। दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए ये पानी का प्रबंधन हमको बहुत काम आया है। 300 ऐसी टेल जहां 25 साल से पानी नहीं पहुंचा था, 293 टेल में हमने पानी पहुंचाया है। हमारे कृषि मंत्री जी उसी इलाके से संबंध रखते हैं, यानी इनके क्षेत्र में लोहारू विधानसभा में गया और आखिरी टेल राजस्थान के बॉर्डर पर उन टेल्स में होके आया। आपने एक मेरा फोटो भी देखा होगा, एक ऊंट पर चढ़ करके, और मैंने वहां भाषण दिया था। ऊंट का इलाका है वो। कृषि मंत्री उस समय तो कृषि मंत्री नहीं थे आप, उस समय तो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उस समय साथ थे। पानी नहीं जिताया, सही बात है। इनका अगर जीत हुई है उसमें उस पानी का बहुत बड़ा योगदान है। आप नांगल चौधरी हमारे विधायक अभय सिंह जी, उनसे पूछ लीजिए, आप सतनाली महेंद्रगढ़ विधानसभा उनसे पूछ लीजिए। इन सब इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंचा था इतने सालों तक, वो हमने पानी पहुंचाया केवल पानी का अच्छा प्रबंधन करके। इसीलिए इस बार ये जो धान की फसल पर पानी ज्यादा लगता है इसको कम करें, उसकी अपील मैंने की। शुरू में इसका विरोध हुआ, और विरोध भी पॉलिटिकल लोगों ने ज्यादा किया, विपक्ष के लोगों ने। कुछ किसान संगठन है जो राजनीति करते रहते हैं, उन्होंने किया कि अगर पानी नहीं मिलेगा, यानी धान नहीं बोएंगे तो क्या खाएंगे। हमने सारा अध्ययन कराया। कुल मिलाकर के एक विषय जो ध्यान में आया, कुछ एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया है, पूरे घग्गर के आसपास का इलाका है, तो उसमें गुमथला, ये अपना गुला विधानसभा और इस्माइलाबाद विधानसभा, ये अपने ब्लॉक, आगे रतिया ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहां बाढ़ग्रस्त एरिया ज्यादा मिला, जिसमें हमको लगा कि हाँ इनको कुछ थोड़ी छूट देनी चाहिए, क्योंकि धान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। वहां के लिए एक योजना बनाई हमने, रिचार्जिंग योजना, कि पानी बरसात का जब खड़ा होता तो रिचार्जिंग करके जमीन में डाला जाए। लगभग 1000 बोर ये हम लगाने की योजना बना रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कुछ अभी 3 ब्लॉक्स की योजना घोषित कर दी है, वहां के डाटा उनके पास आ गए, बाकी ब्लॉक की भी घोषणा करेंगे, जिसके अंदर जितना भी खर्च आएगा एक बोर पर, वो 9 इंच उसका घेरे का बोर होगा, और वहां पानी बरसात का उसमें जाएगा। 1.5 लाख रुपए के लगभग एक बोर पर खर्च होता है, 3 या 4 दिन में तैयार हो जाता है। उसमें से 10% पैसा ये हमने किसान को कहा कि वो लगाए, 90% उसमें सब्सिडी के रूप में कहें वो सरकार लगाएगी, और बाद में उस बोर को हैंड ओवर करेंगे किसानों को कि अब इसको मेंटेन भी रखना है, ताकि आगे भी 3-4 साल 5 साल उसमें रेत ना जाए, मिट्टी ना जाए, बंद ना हो, ताकि अगले सालों में वो काम आ सके। बीच बीच में उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। पानी का लेवल कुछ इलाकों में, यानी धान वाले इलाकों में कह रहा हूं, 80 मीटर डाउन भी चला गया है। 81 मीटर, कल एक सिरसा का गांव था उसमें मैंने देखा 81 मीटर डाउन, जो आज से 10-12 साल पहले 50% पर था। जहां 40 मीटर था वहां 80 मीटर हो गया, जहां 20 मीटर था वहां 40 मीटर हो गया। इसी स्पीड से अगर पानी नीचे जाता रहा तो आगने वाले 10-12 साल के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी जो ये खेती जो छोड़ के जाएंगे, विरासत देके जाएंगे बच्चों को, लेकिन सूखी भूमि देके जाएंगे, रेतीले टीले देके जाएंगे अगर पानी नहीं देके जाएंगे तो। इसलिए पानी भी उसमें साथ रहना चाहिए। किसानों को योजना अच्छी पसंद आई है, छोटी मोटी कठिनाइयां उनको हमने दूर की हैं। 7,000 रुपया हर एकड़ का उसमें सब्सिडी भी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो भी सरकार देगी, और उन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट भी करेगी। मक्का बोएंगे, दालें बोएंगे, तिल बोएंगे, ऐसी सब चीज़ों की प्रोक्योरमेंट ये सरकार करेगी। सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना, घाटा होगा तो सब्जी का सरकार उठाएगी।
और इसी प्रकार बागवानी, उसके लिए भी हमने 20,000 रुपया क्या है प्रति हेक्टेयर, हाँ 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, ये उनको अनुदान बागवानी के लिए देते हैं। ड्रिप इरिगेशन, उसके लिए भी 85% सब्सिडी ये हमने उसके लिए दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि पानी ये कैसे बचे। माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट, इसको बढ़ाने के लिए हमने 85% की सब्सिडी दी है कि पानी कम खपत हो। पानी का बाहर से आना है, पानी हमारे यहाँ अपना कोई स्रोत नहीं है। हरियाणा में यमुना है तो भी आधी हमारे पास है, आधी उत्तर प्रदेश के पास है, बाकी नदी हमारे पास नहीं है। एसवाइएल का झगड़ा बीच में पड़ा है, उसके लिए हम लगे हैं, कई बार उसका प्रश्न आ लिया, इसलिए आपको सब उसका क्लियर है मामला कि सुप्रीम कोर्ट एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर दे तो वो नहर बननी शुरू होगी। इसी प्रकार 3 प्रोजेक्ट ऐसे थे, लखवार, किसाऊ और रेणुका, ये 40-45 साल से लटके हुए थे। 76 तब के ये इसका जो एमओयू तो नहीं हुआ था, उस समय एक अंडरस्टैंडिंग कोई बनी होगी, उस समय ये शायद कंसीव किए गए होंगे ये प्रोजेक्ट। उस समय के बाद अड़ंगे डले हुए, राजनीतिक अड़ंगे थे। और सबसे पहले शुरुआत कब हुई, मैंने एक दिन हेलीकॉप्टर उठाया, मैं लखवार डैम पर चला गया, और जब वहां गया तो सब मीडिया के मित्रों ने उसको उठाया कि इतना कितना महत्वपूर्ण विषय था कि जो यहाँ से उड़े उसे और लखवार उत्तराखंड में जाकर देखा है। उमा भारती जी ने बुला लिया कि ये क्या है मामला। मैंने कहा आप देखो, निकालो फाइलें निकाली, 40-50 साल से अटका हुआ है। धन्य है उमा भारती और बाद में नितिन गडकरी, जिन्होंने फटाफट सब प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने बुला करके 2 के एमओयू हो चुके हैं, केवल एक बाकी बचा है, वो थोड़ा उत्तराखंड और हिमाचल का आपस में कोई बिजली के मामले को लेकर विवाद है, वो हल हो जाएगा, वो भी मुझे लगता है। और इन तीनों डैम से 47% पानी वो हरियाणा को मिलने वाला है। हमने हिस्से का जो हमारा पैसा था वो सारा जमा करा दिया है। लखवार पर तो काम शुरू हो गया है, किसाऊ और रेणुका ये भी काम शुरू होने के 2-2.5 साल बाद इसका पानी हमको मिलना शुरू होगा। यमुना में जो आज हमें 3 महीने पानी मिलता है, वो हमको 7-8 महीने पानी मिलेगा, तो उस पानी की भी हमें आगे लाभ मिलेगा, भरपाई हो जाएगी। मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत में हमने किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था। अभी तक 53,000 किसानों ने 58,421 हेक्टेयर ये धान की फसल की जगह अन्य वैकल्पिक फसलें लगाने का एक फॉर्म अपना भर के अपना पोर्टल पर लोड कर दिया है। और हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख हेक्टेयर का है। कुल अभी 58,421 हेक्टेयर, एकड़ हमारा 1 लाख हेक्टेयर। नंबर ऑफ फार्मर्स का हमारे उसमें नहीं है, बड़े फार्मर्स होंगे तो कम नंबर बैठेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ फार्मर्स का महत्व नहीं है, महत्व तो इसमें जमीन का है कि कितना एरिया हम कम कर पाए। लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर है जिस पर धान होता है, यानी 1 लाख हेक्टेयर का मतलब ये है कि 12% 12.5%। मानो हम 53,000 पर कर रहे हैं, हम तो अपनी सफलता मानते हैं इसमें कि लोगों ने स्वीकार किया, लोग मान रहे हैं कि हाँ पानी हमको बचाना है, हमारी अपील है और एक जबरदस्त अपील है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, सरकार का कोई लाभ नहीं है, मुझे तो आपके 15 साल बाद नई पीढ़ी जिसको पानी चाहिए उसकी चिंता कर रहा हूं मैं। जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक प्रकल्प लिया और उसके अंतर्गत सारी दुनिया आज करे कि हरियाणा ने सफलता प्राप्त की, वैसे ही इस विषय को, हालांकि प्रधानमंत्री जी 2 बार मन की बात में इस विषय का उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन सफलता इस बार थोड़ी अच्छी मिली है। हम चाहते हैं और आगे भी। एक बार किसानों को अगर शौक लग गया तो धान को छोड़ देंगे। धान की क्वांटिटी भी हमारे पास स्टोर में बहुत है, हमारे पास आज हमारे भंडार भरे पड़े हैं, आज भी 4 साल के लिए जितना धान चाहिए वो हमारे पास है। जबकि हमेशा ये एक नियम होता है कि प्रोक्योरमेंट से पहले किसी फसल का 1 साल का भंडार खाने का रहना चाहिए, फिर प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, अगले साल उसको खपत कर लो, फिर 1 साल का लास्ट तक बचना चाहिए। इस बार इस गेहूं के प्रोक्योरमेंट से पहले लगभग यानी 2 साल से ऊपर का गेहूं ये हमारे पास भंडार में था, और इस बार भी 78 लाख मीट्रिक टन ये हमारा गेहूं इस बार आ गया है, पिछली बार से कम है। और कारण उसका ये है कि वरना आप बाद में प्रश्न करोगे कम क्यों हुआ, वो बता देता हूँ पहले कि इस बार बाहर के प्रदेशों का क्योंकि लंबा चला, वो कार्यकाल खूब लंबा चला, तो किसानों ने अपनी जो बाहर के प्रदेशों का गेहूं आता था, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं आता था,
पंजाब से भी थोड़ा आता था, पंजाब का ही अम्बाला पंचकुला मंडियों में तो पंजाब का ही आता था। इस बार वो बहुत कम आया है और हमने तो चाहा है कि भी हरियाणा प्रदेश का किसान, उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी होनी चाहिए। बाहर के किसान की प्रोक्योरमेंट हमको बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि बाजरा सरसों इसमें तो हमने प्रतिबंध लगाया है और उसका प्रतिबंध का भी कारण है, उससे हमारा नुकसान होता है। आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, वहाँ सस्ती है, यहाँ वो पूरे रेट में आके बेचेंगे, फिर यही चीज़ हमको मार्केट में बाद में बेचनी पड़ती है, चाहे बाजरा है, चाहे सरसों है, चाहे और जो फसलें हैं जो हम ज़्यादा खरीद करेंगे और वो बेचेंगे तो उसका लॉस बाद में हमको होगा। इस बार सरसों का लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरसों का मार्केट रेट एमएसपी के लगभग बराबर आ गया और आगे जाके ऊपर उठेगा। बाजरे में तो भाव एक हो गया और बाजरे में तो अभी भी नुकसान होगा। तो ये हमारा तो नुकसान ना हो इसलिए हम प्रयत्न करेंगे कि बाहर के प्रदेशों का नहीं लेंगे, अपने प्रदेश का लेंगे। और अगर बाहर के प्रदेश भी ऐसी प्रोक्योरमेंट अपनी करने लग जाएंगे तो वहाँ भी किसान बेचेगा। अभी इस मामले में ना तो राजस्थान उस लेवल पर आया है, ना पंजाब उस लेवल पर आया और ना ही मैं कहूँगा ना उत्तर प्रदेश आया है। अब उनके यहाँ सिस्टम उतने बने नहीं है जितने हमारे मार्केटिंग के अच्छे सिस्टम है बने हुए। तो इसलिए 58,000 हेक्टेयर का जैसे मैंने बताया ये सब किया है। मक्का इस बार लोग ज़्यादा इसलिए भी बोने के लिए आगे आ रहे हैं कि संयोग से एमएसपी जो बढ़ा इस बार, वो मक्का का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है, 1760 से 1850 हुआ है और धान कम बढ़ा है, 53 रुपये बढ़ा, सिर्फ वो 90 रुपये बढ़ा, ये 53 रुपये बढ़ा, रेट एक जैसा है। तो मुझे लगता है कि हमारी केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि धान की बजाय मक्का, बाजरा, ज्वार या ये फसलें कोर्स ग्रेन जिनको कहते हैं वो ज़्यादा हों। आज मेडिकल साइंस भी कहने लग गई है कि कोर्स ग्रेन जो है वो शरीर के लिए अच्छा है। अब तो लोग मिक्स करके भी आटा खाने लग गए हैं ज़्यादा। तो ये उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सूरजमुखी का भी हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ 5 तारीख से ही और ये भी हम पूरा करेंगे। सरसों भी 8 लाख मीट्रिक टन ये हमारी खरीद हो गई है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए, वो भी हमने दे दिया है पैसा। मंडियां हमारी जैसे मैंने बताया कि इस बार मंडियां भी हमने 4 गुना मंडियां कर दी थी। चना जो है वो भी 14 मंडियों में खरीदना शुरू हो चुका है। इसमें भी खरीद जो है, क्योंकि चना उतना ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए हर जिले में 2-3 मंडियां ऐसी शुरू की हैं। 6 जिलों में 14 मंडियां हैं, उनमें सब में गेहूँ आ रहा है और सब बिक रहा है। गेहूँ का रेट, चने का रेट भी मार्केट में एमएसपी के बराबर ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी नहीं आएगी। मूंग भी जो है वो खरीदी गई है 3,752 मीट्रिक टन। इसी प्रकार एक विषय रिचार्जिंग ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया कि 1,000 हम बोरिंग जो लगा रहे हैं उस पर यह खर्च आएगा। केंद्र सरकार की योजना है अटल भूजल योजना, जो घोषित की है अभी, उसकी रूल्स वगैरह तो भी बन के आने वाले हैं। तो भी 734 करोड़ रुपए की योजना ये हमारी 3 साल के लिए है। तो इस योजना के माध्यम से भी जमीन में पानी कैसे ज़्यादा जाए इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जल परीक्षण की प्रयोगशालाएं ये हमने बढ़ाई हैं, यानी 34 से बढ़ाकर अभी पिछले कार्यकाल में 111 ये हमने जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, ताकि जल की क्वालिटी क्या है इसकी टेस्टिंग ठीक हो सके। किसान को हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा इसमें काम है। ब्लॉक्स के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये बनाए हैं। कुछ मशीनरी ऐसी है कि हर किसान खरीद नहीं सकता, उसको वहां पर किराए पर चीजें मिल जाए, तो ऐसे किसानों के समूह मिल करके कस्टम हायरिंग सेंटर ये अगर बनाते हैं तो इनको हम 80% की सब्सिडी देते हैं उस मशीनरी पर। अभी जैसे ये स्ट्रॉ यानी क्या उसको बोलते हैं, पराली, इस पराली का जैसे पिछले 2 साल के अंदर जितना ये रहा शोर के भी इसको मत जलाएं, इसको उपयोग करें, तो उस पराली के प्रबंधन के लिए जो इस प्रकार की मशीनरी है उसको खरीदने के लिए हमने 80% राशि दी। अभी मक्का को बिजाई करने के लिए मेज प्लांटर ये भी हम खरीदने के लिए उनको दे रहे हैं। और ये सारे कस्टम हायरिंग सेंटर पिछले 2 साल में
बनाए हैं। इससे पहले कोई इस प्रकार का कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं होता था। ये ठीक है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक आध सेंटर अपना बना लेता था, वो 1 साल मशीनें चलती थी, अगले साल पता ही नहीं लगता था कहाँ गई कहाँ नहीं। तो हमने इसलिए प्राइवेट लोगों को कहा कि भी आप खरीदिए, हम आपको पैसा देंगे 80%, 20% अपना लगाइए, ताकि वो ठीक से अपना संभाल भी करेगा, किराया भी लेगा, कमाई भी करेगा, उसको बिजनेस भी उसको मिलेगा। तो हर कोई अपने हिसाब से उसकी जितनी ज़रूरत होती है किसान उसको आगे ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। भावांतर भरपाई योजना में जैसे मैंने बताया, सब्जियां 19 प्रकार की सब्जियां हैं जिनका भावांतर भरपाई योजना में बागवानी फसलों में लागू होती है। पिछले 1.5 साल में 10 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि ये हमने किसानों को बांटी है। पंजीकरण इसमें करवाया कुल मिला के 58,000 किसानों ने, और ये लाभ लिया 4,187 किसानों ने, क्योंकि लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब उसका मार्केट भाव से, यानी उसकी जो कीमत कॉस्ट जो उसकी आई है, कॉस्ट ऑफ सोइंग पैदा करने की, उससे भी कम अगर मार्केट रेट हो गया तब उसको हम भरपाई देते हैं, ताकि वो कहीं जब पहले छपते थे समाचार के सड़क पर आलू फेंक दिए, सड़क पर सब्जी फेंक दी, सड़क पर टमाटर फेंक दिए, ये कर दिए वो कर दिए। लेकिन इसमें एक शर्त रखी है कि जिसको ये लाभ लेना है पहले वो किसान रजिस्टर कराए अपने आप को। अगर रजिस्टर नहीं कराएगा तो फिर डिपार्टमेंट जो है उसकी संभाल नहीं कर पाएगा बिना रजिस्ट्रेशन के। हालांकि रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी लापरवाही करते हैं। अभी पिछले दिनों में दादरी में कुछ किसानों का मामला आया, हमारे कृषि मंत्री भी वहां गए, पता लगा कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। लापरवाही जो होती है वो ये होती है। फिर डिपार्टमेंट कहता है बिना रजिस्टर के तो पता नहीं कोई बोएगा या बिना बोए या करके पर्चियां पकड़ा देगा, जो मुझे घाटा हो गया। कम से कम डिपार्टमेंट की पकड़ बनी रहे, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो फिर उनको वो लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ जैसा मैंने बताया, सरसों, बाजरा, दालें आदि जब खरीदते हैं और हमें अपने आप बेचनी पड़ जाती है तो घाटे पर बिकती हैं। इसमें भी 610 करोड़ रुपया ये हमारा इस समय तक लग चुका है। इसको भी हम भावांतर भरपाई योजना में ही मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा भाव में खरीदा, कम भाव में बेचना पड़ा हमें, तो ये भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा भी इसमें लगा, तो कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च इसमें कर चुके हैं। मेरा पानी मेरी विरासत में एक विषय और जो आया है कि अभी हमने एक छोटी शर्त लगाई थी कि जो 50% से कम फसल अपनी बदलेगा उसको हम उसका लाभ नहीं देंगे। इसका 7,000 रुपए का। लेकिन अब हमने तय किया कि जो एरिया फ्लडी एरिया है, ये जो गांव फ्लडी गांव हैं, उन गांव में यदि वो 50% की शर्त नहीं भी पूरी करता तो जितना छोड़ देगा उस सारे को 7,000 रुपये दे देंगे, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वो फ्लडी एरिया में जहाँ धान के अलावा कुछ और होता नहीं है, प्रयोग कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, वहाँ बागवानी हो सकती है, या खाली छोड़ करके बाद में 2 महीने बाद उसमें मक्के की जो चरी है, उसकी जो मक्के की चारा, उसके लिए कच्ची मक्की काट करके वो बिक्री हो सकती है, वो भी कर सकता है। लेकिन वो चाहे खाली छोड़े, चाहे वो करे, चाहे बागवानी लगाए, उन सबको हम 7,000 रुपया एकड़, अगर कम भी है 50% से, उसने विकल्प अगर लिया है तो भी उनको देंगे। ये एक चीज हमने नहीं आज विचार किया है। जितने हमारे कार्यक्रम हैं, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हेतु हमारा एक ही है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है 2022 तक किसान की फसल दुगनी होनी चाहिए, किसान की आय ये दुगनी होनी चाहिए। अब वो सारा डाटा तो इकट्ठा करने पर ही पता लगेगा, एकदम इसको फुल प्रूफ सिस्टम से हम नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे। लेकिन इन जनरल अगर 5 साल पहले 2017 के अंदर ये हमने टारगेट लिया था, तो आने वाले 5 साल में 17 से 22 में उस समय के आंकड़े क्या थे और 22 में आंकड़े क्या होंगे, तो किसान की आय डबल कैसे हो। एक बात तो उसमें हो गई कि एमएसपी तय करते समय तय हमेशा ध्यान रखा जाता है किसी भी फसल की कॉस्ट का कम से कम 50% लाभ उसको जरूर मिलना चाहिए, जो पहले ध्यान नहीं रखा जाता था। इस बार 50% से लेकर और 83% तक ये लाभांश ये किसानों को दिया गया। तो इस प्रकार से ये सब हमने किया है। ई खरीद का मैंने बता ही दिया आपको कि कुल मिलाकर के 16,000 करोड़ रुपए में से कोई 480 करोड़ रुपया अभी जो किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, जिसमें टेक्निकल बातें हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके ठीक होती जाएंगे, तो उनको रिलीज करते जाएंगे। किसानों को जो हमने पैसा पहुंचाया था उसमें से
हमने उनको दिया था 12,195 करोड़ रुपया।